अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डाउन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का चौथा T20 मैच आज खेला जाएगा और आपको पता है कि 2 मैच बारिश की नजर हो गए, सिर्फ एक ही मैच कंप्लीट हो पाया जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। आज के मैच में भी बारिश की पेशन गोई मौजूद है, लेकिन अब देखते हैं कि हमें क्रिकेट देखने को मिलती है या फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। और ओलंपिक्स में तो बड़ी मेडल्स की दौड़ जारी है, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम का जो है वो 6:30 बजे जो है इलेक्शन होंगे। एक आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन भी, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लेकिन अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बाकायदा तौर पे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मैच से बात करेंगे। मेरे साथ कराची स्टूडियो मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम और टेलीफोन पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, आपसे शुरुआत करता हूँ। डिसअपॉइंटिंग सीरीज इस लिहाज से कि वेदर और 3 मैचेस में सिर्फ एक मैच कंप्लीट हो सका और आज भी बारिश की पेशगोई मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं शायद भाई कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ, चूँकि ये सीरीज़ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर हम अपने जो मिडल ऑर्डर है, हमने शर्जील के ऊपर ट्राई किया था। बहुत सारे मामला थे जो हमारे यहाँ पर किसी 1-2 के सोल्यूशन निकल आते। बिल्कुल 2 डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इस सीरीज के हवाले से। एक तो बारिश, वेदर, और वेदर के ऊपर किसी का भी बस नहीं चलता। यूजुअली वेस्ट इंडीज में पिछले 8-10 साल से इस सीजन में क्रिकेट हो रही है। हालांकि जून से अक्टूबर तक वहाँ पे रेनी सीजन होता है कैरिबियन में, लेकिन सीजन में हो रही है, क्रिकेट हो रही है। और अब ये बुरा होता है कि जिस दिन मैच होता है उसी दिन बारिश हो जाती है। आज भी बारिश की पेशगोई है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी पिछले मैच में हुई और 1.2 ओवर के बाद ही खेल खत्म करना पड़ा। दूसरी डिसअपॉइंटमेंट जो पाकिस्तान के हवाले से है वो ये है कि वेस्ट इंडीज अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं खिला रहा। शेल्डन कॉटरेल नहीं खेल रहा है, ओबैद मकॉय नहीं खेल रहा है, फैबियन एलन नहीं खेल रहा है। और अब आज अगर मैच होता है तो लैंडल सिमन और एवन लुइस भी नहीं होंगे। एवन लुइस पिछला मैच भी उन्होंने किया था, लेकिन वो तो पूरा नहीं हुआ। तो वेस्ट इंडीज अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहा, जिससे पाकिस्तान को ये अंदाजा नहीं हो रहा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। और T20 वर्ल्ड कप के लिए अब उन्हें बहुत से बहुत 5 मैच, 3 न्यूजीलैंड के और 2 इंग्लैंड के मिलेंगे, या अगर न्यूजीलैंड तैयार हो गई 3 के बजाय 5 मैच खेलने के लिए तो 7 मैच मिलेंगे। ठीक है, शायद भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। रज़ा, बिल्कुल ठीक बात की शायद भाई ने, क्योंकि इंग्लैंड में भी हम हार कर आए, स्पेशली T20 में। हालांकि अच्छी फाइट थी और T20 का ऐसा फॉर्मेट है जहां हमारी टीम बेहतर परफॉर्मेंस करती है। तो आई थिंक ये वो सीरीज थी जहां शायद हम 3-1 भी जीतते, लेकिन पूरी क्रिकेट होती तो हमें अंदाज़ा होता है कि बेसिकली हम स्टैंड क्या करते हैं। अभी प्रॉब्लम वही है, मिडल ऑर्डर में कौन होगा, हमारा ऑलराउंडर कौन बेस्ट है, फास्ट बॉलिंग के अंदर तीसरा ऑप्शन कौन होगा, चाहे स्पिनर खिलाना है, यूई का जो पिचेज हैं वो भी जहन में आ रही है। तो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब अब भी नहीं मिल सके हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, और सवालात सारे वही हैं जो पहले तो इंग्लैंड सीरीज़ के बाद थे, अभी तक उनके जवाब नहीं मिले। वही देखें, एक मरतबा बारी आई है पाकिस्तान टीम की पूरी, और उसमें भी मिडल ऑर्डर नाकाम रहा है। टॉप ऑर्डर में सिर्फ बाबर और रिजवान रन कर रहे हैं, और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखें, न्यूजीलैंड से इसके बाद सीरीज़ होनी है T20, उसमें भी है, जिस तरह शाहिद भाई ने बोला, न्यूजीलैंड भी मुझे नहीं लगता अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजेगा IPL की वजह से। तो पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मेरे ख्याल से ICC या जो भी इस तरीके की बायलैटरल सीरीज़ होती हैं उसमें भी सीरियसली सोचना चाहिए कि बारिश का भी रिजर्व डे होना चाहिए, क्योंकि देखें ये सीरीज़ पूरी इस बारिश की वजह से ख़राब हो गई है। सिर्फ एक मैच हो सका है। तो मेरे ख्याल से देखें, अभी T20 के बाद टेस्ट में अभी 1 हफ्ते का गैप है। तो मैं जिस तरह कोविड की वजह से मैच नेक्स्ट डे पे हो जाता है, तो मेरे ख्याल से बारिश के भी इस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर बारिश से मैच ख़राब होता है तो वो नेक्स्ट डे पे करवाया जाए। ठीक है शाहिद भाई, आपने तो उस जमाने में भी अच्छी क्रिकेट कवर की जब सिर्फ वनडे टेस्ट हुआ करता था, कन्वेंशनल क्रिकेट जिसको कहते हैं, जब बड़ी रवायात थी, फुल स्ट्रेंथ टीम में खेला करती थी, बहुत कम सीरीज होती थी लेकिन कंपेटिटिव सीरीज होती थी। अब इंडिया की अगर हम मिसाल ले लें, श्रीलंका में उनकी बी टीम खेल कर आई, पाकिस्तान के खिलाफ तो चले इंग्लैंड ने मजबूरी में बी टीम खिलाई, लेकिन ये जो एक फैशन बनता जा रहा है कि IPL आ गया तो न्यूजीलैंड की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उनकी भी शायद फुल स्ट्रेंथ नहीं होगी, इंग्लैंड पता नहीं भेजेगा नहीं भेजेगा। आपको लगता है कि ये फैन इंटरेस्ट है वो कहीं ऐसा तो नहीं है, सारी सूरत हाल में पैसा और कमर्शलिज्म तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बट वो जो फैन का इंटरेस्ट है, वो जो गेम की रिक्वायरमेंट है, वो जो लेगेसीज बनती हैं सख्त मुकाबलों की जो हम बात करते हैं, इवन 99 के वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस जहन में आते हैं, कुछ कम नहीं होता जा रहा है। ऐसे लगता है जैसे तरजीहात तब्दील हो गई हैं। एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा बिजी है, ब्लोटेड है कि उसकी वजह से प्लेयरों को इतना टाइम नहीं मिलता। फिर कोविड की वजह से बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स लेके टीमें चलती हैं। अब ये बायोसिक्योर बबल की वजह से बहुत से प्लेयर्स पुल आउट कर रहे हैं। बेन स्टोक्स ने मना कर दिया कि वो इंडिया के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे, वो 100 से भी दस्तबरदार हो गए। तो इस तरह की वाकया सामने आ रहा है और उसकी यकीनन क्रिकेट की जो क्वालिटी है वो भी सफर कर रही है। आपने देखा है कि इंडिया की टीम बी टीम
बल्कि उसे सी टीम भी कहा जाए, तो कि वो वहां जाके खेल रही थी। और फिर जब 8 प्लेयर जी, शाहिद भाई की आवाज़ मुझे मौसूल नहीं हो रही, मैं हमसे दोबारा रब्ता जो है वो बहाल करने की कोशिश करते हैं। और रज़ा, आई थिंक जो मेन बात है, जैसे स्पेशली न्यूजीलैंड की सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं, अब ये तो बहुत ही डिमेंट होगी पाकिस्तानी फैंस के लिए कि अगर न्यूजीलैंड की टीम फुल स्ट्रेंथ पे ना सके। बहरहाल हमें मौका मिला है तो प्रोग्राम में पैकेज भी शामिल कर लेते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मैच के हवाले से। दोनों टीमों की तैयारी, जैसे शाहिद भाई कह रहे थे कि जिस दिन मैच था उस दिन तो बहुत बारिश हो रही थी, बट कल जब पाकिस्तान की टेस्ट टीम की प्रैक्टिस की फुटेज आए, तेज धूप निकली हुई है, क्लियर स्काई है, और जिसको देख के गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ी खुशी भी हो रही थी। लेकिन चलें, शाहिद भाई जब शर्जील खान को बतौर ओपनर ट्राई किया पाकिस्तान ने, विच इज़ आई थिंक अ गुड साइन कि कम से कम हमने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। किस्मत साथ नहीं थी, वरना शायद 3 मैचेस होते तो हमें रिजल्ट पता चलता। आपके ख्याल में जो पाकिस्तान की बैटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हफीज़ का आउट ऑफ फॉर्म होना, फिर नंबर 5 नंबर 6 पे जिसको खिलाएं, इफ्तिखार हों, खुशदिल हों, इससे पहले आपके पास आसिफ अली थे, कोई परफॉर्म करके नहीं दे रहा, तो सिलेक्टर तो मुझे काफ़ी कंफ्यूज और परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है मिडल ऑर्डर में रिजवान बाबर के अलावा जो जिम्मेदारी निभा रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजम खान को मिला के तकरीबन 15 प्लेयर मिडिल ऑर्डर में 4-5-6 पे ट्राई कर चुके हैं मिसबा पिछले 2 साल में। तो अब सेटल हो जाना चाहिए और उन्हीं लोगों को, अब प्लेयरों को चांस देना चाहिए 15 को T20 वर्ल्ड कप में जो अब खेलते हुए चले आ रहे हैं। अब आप दोबारा पीछे की तरफ जाएंगे, जो नया लेके आएंगे उसको भी 2-3-4 मैच लगेंगे सेटल होने में, तो पीछे की तरफ ना जाएं। इसी टीम के साथ, इसी स्क्वाड के साथ आप इसी टीम के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। शायद आजमी साहब का ख्याल है। न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक से वापस आके यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जैसे शायद आशमी साहब कह रहे थे कि बारिश के सामने तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन कॉम्बिनेशन हमारे बस में ज़रूर है। और रज़ा, अगर हम देखें तो लोग ज़रूर ये कह सकते हैं कि शर्जील खान की फिटनेस या उनकी फॉर्म या बाकी मामलात, लेकिन चलें, हमने आई थिंक मुझे यहाँ बाबर आजम और रिजवान को भी तारीफ़ करना पड़ेगी कि उनका कोई कसूर नहीं है, दे आर डूइंग देयर जॉब। अगर आपकी मिडल ऑर्डर तगड़ी होती तो ये इससे बेस्ट ओपनर दुनिया में इस वक्त कोई नहीं है। दोनों की जो कंसिस्टेंसी, बस स्टिल बाबर नीचे आने को तैयार है, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इस बात पे उनकी बहुत तारीफ भी करनी चाहिए। यंग कैप्टन इज डजंट इनसिक्योर, हमेशा वो टीम के लिए सोचते हैं। कॉम्बिनेशन के लिहाज से फ़खर और रिजवान में से किसी एक का आना, आई थिंक आपको लगता है यही बेहतर एक सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि कम अज़ कम इन दोनों में से किसी एक की प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसकी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से हो रही है। देखिए, आइडियली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से शर्जील और रिजवान ही ओपनर बनते हैं, उसके बाद बाबर। अब क्वेश्चन मार्क आ रहा है फ़खर की पोजीशन के ऊपर। फ़खर एज अ ओपनर खेलते आए हैं और वो उनको मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो देखने क्या एक और सवाल है, इंटरप्शन कर रहा हूँ आपको। फ़खर ने ज़्यादा लॉन्ग रन रखा हुआ है, वो साउथ अफ्रीका में तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर आए, उनको नहीं फिर ओपनर ट्राई कर लेना चाहिए था? शर्जील को पहले हमने एक तो पहले उनको खिला नहीं रहे थे, फिर उनकी फिटनेस के मसले मसाइल, फ़खर बेचारे परफॉर्मेंस देख के भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद फ़खर का यहाँ पे पहला हक बनता था। देखें, सही बोल रहे हैं आप। मेरे ख्याल से फ़खर क्योंकि परफॉर्मर हैं, कब से पाकिस्तान कंटिन्यूटी भी है और काफ़ी तवील अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, तो पहला हक उनका बनता था। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आते कि शर्जील को टीम में लिया है, खिला क्यों नहीं रहे हैं? और फिर आपको पता है मीडिया का प्रेशर होता है, क्रिटिक्स हैं वो इतना उनका प्रेशर बिल्ड करते हैं। तो मेरे ख्याल से चलें, मौका दे दिया। अब जिसने शायद आशमी साहब ने बोला था कि इसी टीम के साथ कंटिन्यू करें, तो फ़खर मिडिल ऑर्डर में किस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि उन्होंने बिट्स एंड पैचेस में अच्छी इनिंग्स खेली हैं, छोटी छोटी इनिंग्स है, लेकिन जिस दिन अगर ऊपर से बाबर रिजवान फ्लॉप होंगे तो वो स्टेबिलिटी दे पाएंगे, लंबा लेके जा पाएंगे, ये अब देखना है। और पाकिस्तान के पास देखें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। बाबर रिजवान जल्दी का आउट ही नहीं होते हैं, वो इतना खेलते हुए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आगे के मैचेस में देखना होगा। तो मेरे ख्याल से किसी दिन बाबर रिजवान को जल्दी खुद आउट होना पड़ेगा इनको चेक करने के। खुद तो आउट ना हो ये तो अजीब बात हो जाएगी, बट शायद उनको रेस्ट करा के आप रिजवान की जगह जो है शायद शर्जील और फ़खर से ओपन करा के भी देख सकते हैं। बहरहाल इस सीरीज़ में शायद 4 मैच होते रहा और 3 मैचेस हम जीत गए होते तो शायद हम डिमांड करते, लेकिन अब चूंकि सीरीज़ भी बचानी है और इतना ज़्यादा शायद एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। एक और प्रॉब्लम वो ये है हमारा मिडल ऑर्डर, जिसके अंदर तो कोई भी रन नहीं कर रहा। हफीज़ चले अच्छी बात है कि उनकी बॉलिंग अगर वो एड ऑन हो जाए तो वो तो फिर पाकिस्तान का टीम का बैलेंस बहुत शानदार हो जाता है, क्योंकि उनके 4 ओवर बड़े इकोनॉमिकल होते हैं।
हफीज़ मैं कहता हूँ अपनी हाफ फॉर्म में भी आ जाएं। आई एम नॉट सेइंग हफीज़ वो जो 1 साल पहले तक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बने हुए थे, उनकी हाफ फॉर्म भी आ जाए तो पाकिस्तान टीम के लिए मसले कम हो सकते हैं। बट अब शोएब मकसूद की बात करें, आजम खान की अब बात करें, या फिर हम माजी में इफ्तिखार की बात करें, आसिफ की बात करें, खुददिल शाह की बात करें, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। अब आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो शोएब मकसूद को आज मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आदम अभी अनफिट भी हुए थे और ऑब्वियसली कंकशन के बाद उनको मेरा नहीं लगता कि उनको शायद एकदम से आपको लाना चाहिए, उनको आगे आप ट्राई आउट कर सकते हैं। आई थिंक शोएब शुड गेट अ चांस टुडे, क्योंकि उनको एक लॉन्ग रन मिला हुआ है। थोड़ा सा उनके पास भी जिम्मेदारी का एहसास करने का वक्त है कि आज के मैच में उनको चांस मिले तो कुछ बड़ा स्कोर करें। मेरे ख्याल से तो शोएब ही खेलेंगे। आजम का बनता नहीं है, क्योंकि पिछला मैच भी वॉश आउट हो गया, शोएब को भी वैसा प्रॉपर मौका नहीं मिल पाया। और दूसरा, जिसमें हफीज़ की आपने बात की, उनकी फॉर्म मेरे ख्याल से उनको गोल्फ खेलनी चाहिए। गोल्फ से उन्होंने खुद बोला था, गोल्फ खेलने से उनकी मुझे लग रहा है गोल्फ जो है ना बैट से खेलनी चाहिए थोड़ी या बैटिंग करने गोल्फ स्टिक से आ जाए, क्योंकि गोल्फ अच्छी खेल रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी करते करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। गोल्फ को वाकई में लियाम लिविंगस्टन ने जिस तरीके से बैटिंग की थी, उन्होंने भी अपनी हिटिंग का राज गोल्फ को ही बताया था, जिस तरीके से स्विंग जो है, गोल्फ स्विंग। मेरे ख्याल से उनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो अगर खेलेंगे तो मेरे ख्याल से उनकी फॉर्म भी वापस आएगी। और दूसरा, छठे नंबर का भी जिसमें आपने बोला बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो फिनिशिंग टच पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है। हमने आसिफ, ये वो प्रॉब्लम है जो कि मोहम्मद हफीज़ जब फॉर्म में थे भी दादा तब भी मौजूद था। अभी तो ये प्रॉब्लम तो अभी हमारा वहाँ तो बात ही नहीं आई, चूँकि वो बचता ही नहीं है तो फिनिश क्या करना होगा। तो ह्यूज क्वेश्चन मार्क, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि वर्ल्ड कप से पहले आपकी इन तमाम चीज़ों को फिल आउट ना होना, आई थिंक पाकिस्तान तो बहुत अनप्रिपेयर्ड और एक वनरेबल किस्म की सिचुएशन जाएगा। अल्लाह करे कि हम न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट अभी तक मामला काबू में नहीं है। बिल्कुल। अब देखें, मेरे ख्याल से तो अब टाइम भी नहीं बचा है। देखें, न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, 5 T20 अगर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अब ये देखना है न्यूजीलैंड की टीम क्या आएगी। आपके सामने अपोजिशन ऐसी तगड़ी होनी चाहिए जो आपको तैयारी कर पाए। उसके बाद इंग्लैंड से तो मेरे ख्याल से उनका भी क्वेश्चन मार के वो खेल पाएँ, वो टीम आएगी नहीं आएगी, तो अल्लाह के हवाले है पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और साथ साथ बॉलिंग की और रज़ा ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो फ़हीम अशरफ ठीक है, अगर हम पाकिस्तान से बाहर खेलते हैं तो फिर तो शायद उनकी अहमियत है, बट हमारे पास शादाब, इमाद वसीम और उसके अलावा ऑब्वियसली उस्मान कादिर की सूरत में हमारे पास जैनमन लेग स्पिनर मौजूद है। तो यहाँ भी अभी कन्फ्यूजन ही चल रहे हैं। इमाद को हम खिला ही नहीं रहे, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि वो शायद इस सूरत हाल में नीचे 7वें-8वें नंबर के एक मोस्ट रिलायबल हैं, शादाब से भी बेहतर, फ़हीम से भी बेहतर, क्योंकि उनकी बैटिंग में ठहराव है और वो शॉट्स ठीक है बहुत ज़्यादा फ्लैम बर्ड नहीं खेलते, बट वो बाउंड्रीज या वो कहते हैं ना, अफगानिस्तान का मैच आपको याद आ रहा होगा वर्ल्ड कप वाला, ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फिनिश द मैच, बट वो हमारे प्लान्स में नहीं है, विच इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी। आपका क्या ख्याल है? बिकॉज उनका स्पिन विकेटों पर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। बिल्कुल अच्छा है। और देखें, यूएई में वो बहुत कारगर भी साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनको ड्रॉप करने की वजह शायद वेस्ट इंडीज़ की टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं, जो टॉप ऑर्डर में उनके 4 लेफ्ट हैंडर्स खेलते हैं। जी हाँ। उसकी वजह से इमाद वसीम को मेरे ख्याल से बाहर किया गया। और दूसरा, टीम मैनेजमेंट का मेरे ख्याल से एतमाद भी वैसा नहीं रहा जैसे सरफराज के दौर में जिस तरीके से सरफराज यूटिलाइज करते थे, वैसा मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट का एतमाद नहीं रहा इमाद को। चलिए देखते रहा कि आज मैच में बारिश ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, क्योंकि कम से कम पहले खेल होना चाहिए। आपका शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी की बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। 4 मरतबा का पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन, 3 मरतबा ओलंपिक, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन अब दूसरी दफ़ा पाकिस्तान ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सका। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 92 बार्सिलोना में आपने उस टीम के साथ मौजूद थे जब ब्रॉन्ज मेडल जीता, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जब जीता 94 में, आप उसके रुकन थे। लेकिन सर, जो आप लोग के टाइम पे लेगेसी थी, अब तो अब ओलंपिक में क्वालिफाई करना मुसलसल दूसरी दफ़ा मुश्किल हो गया। कल आप लोगों ने सेंटर काउंट टैग अनाउंस किए, लेकिन अच्छी बात है जिसमें 50,000 ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी में ब्रॉन्ज है, सॉरी फिर 40,000, फिर सी कैटेगरी के 30,000। लेकिन आसिफ भाई, डू यू थिंक कि ये जो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिले, लेकिन इन पैसों से क्या हम अपने खिलाड़ियों को बिल्ड ऑन कर सकेंगे फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक? सबसे पहले तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इस ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। पिछले ओलंपिक का जो रियो में ओलंपिक्स हुए थे उसका हिस्सा नहीं था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और बात ये है कि मैंने दिया 5 मई 2019 को
अच्छा, 2019 में मई 2019 में मैंने ये चार्ज लिया और आते ही आपको पता है कि सितंबर में मैंने लिया, तो सितंबर में हमारा उस वक्त हालात ये थे कि पाकिस्तान हॉकी टीम को बैन लगा हुआ था और हम पे एक जुर्माना हुआ था FIH की तरफ से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने प्रो लीग से अपनी टीम को बाहर निकाला था। तो पहला जो मैंने जब टोटल 4 मैच हम ऑर्गेनाइज कर सके, 2 जर्मनी के साथ और उसके बाद 2 हमने हॉलैंड में खेले, जिसमें हम क्वालिफाई नहीं कर सके, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो असल डिज़ास्टर था वो ये था कि हमने प्रो लीग से अपनी टीम को विड्रॉ किया, उसकी वजह से हमारी रैंकिंग ख़राब हुई और जब रैंकिंग ख़राब हुई तो हमें हाईएस्ट रैंक के साथ अपना मैच खेलना पड़ा। देखें, 2 साल हो गए, कोविड के साथ लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया की लड़ाई हो रही है, हमारी इकॉनमी सफ़र किया और कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो इंटरटेनमेंट की दुनिया और स्पोर्ट्स की दुनिया ने किया, और स्पोर्ट्स जो स्पेशली टीम स्पोर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो हम कोई मैच नहीं खेल सके इन 2 सालों में। इंटरनेशनल इवेंट्स होने थे, अजलान शाह होना था, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी होनी थी, हमने जूनियर एशिया कप खेलना था कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ और यके बाद दीजिए ये पोस्टपोन होते रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कैंप्स लगाते रहे हैं, अपने टूर्नामेंट्स करवाते रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बहुत एक्टिविटी की है इन दौर में, लेकिन हम इंटरनेशनल एक्टिविटी जब तक नहीं करेंगे हम लड़कों की परफॉर्मेंस को, उनकी फिटनेस को गेज नहीं कर सकते। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लड़कों को जो है कोई इंसेंटिव दें ताकि लड़के मोटिवेट रहें, और हमने जो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स तो हमें लड़कों को इंटैक्ट करना पड़ेगा, उनकी फिटनेस का मेन। और ये जो बैकलॉग लगा हुआ है, जो हम 2-2.5 साल से मैच नहीं खेल पा रहे, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम फिटनेस पे तवज्जो देना चाह रहे थे। तो इसको सामने रखते हुए प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये फैसला किया कि हम लड़कों को कुछ इंसेंटिवाइज करें, हम लड़कों को कुछ इंसेंटिव दें। तो उसी सिलसिले में फिर हमने ये काम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि ये बड़े राइट टाइम पे हमें पता चल गया है कि हम कहाँ फिटनेस वाइज हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि फिटनेस के बगैर हॉकी खेली नहीं जा सकती। और ये रोज़े मतलब ये बिल्कुल क्लियर है, इट्स रिटन ऑन द वॉल कि अगर हमारा फिटनेस का मेयार दुरुस्त नहीं होगा तो हम इंटरनेशनल हॉकी में बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकते। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने कोशिश की है कि हम प्लेयर्स को इंसेंटिव दें ताकि प्लेयर्स मोटिवेट हों, मोटिवेट होकर अपनी। अच्छा भाई साहब, टाइम की कमी में 2 सवाल करना चाहूँगा। एक तो फिटनेस की जो इम्प्रूवमेंट है, ऑब्वियसली वो खिलाड़ी की जिम्मेदारी तो है, लेकिन वो फेडरेशन की जिम्मेदारी नहीं है कि ट्रेनर्स हों। अब तो इंटरनेशनल जो है वो ट्रेनर्स की बात होती है कि पाकिस्तान में शायद इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं कि नहीं, आप बता दें। दूसरा, 50,000 एक कैटेगरी को मिल रहा है, वो भी उसको हर महीने फिटनेस साबित करनी है। लोग सोशल मीडिया पे क्रिकेट हॉकी को कंपेयर कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि PHF के पास खुद पैसा नहीं है, बट डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट को नेशनल स्पोर्ट्स की खातिर कम से कम 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह करनी चाहिए ताकि लड़कों को पता चले कि वो कुछ अचीव कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको कोई बड़ा हाई इंसेंटिव मिला है। 50,000, 40,000, 30,000 ये तो सर आजकल के दौर में नॉर्मल सैलरीज भी नहीं है। आप बिल्कुल कह रहे हैं, और देखें हर चीज़ से कहीं से स्टार्ट होना होता है, और हमने इन नामसाइद हालात की बावजूद, हमने अपने रिसोर्सेज के ना होने के बावजूद ये कोशिश की है कि हम अपने टॉप के प्लेयर्स को कुछ इंसेंटिव दें। और जब एक चीज़ स्टार्ट हो जाती है ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस पर बेहतरी आनी होती है, वो ख़त्म नहीं होनी होती, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि स्पोर्ट्स में और स्पेशली हॉकी में हमारी बेहतरी आए। तो आपने जो बात की है गवर्नमेंट की, तो मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है। अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाइव कॉल्स ले रहे थे और उसमें उन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से जो गुफ्तगू की, मैं आपको बताऊं कि वो गुफ्तगू सुन के मुझे ये हौसला हो गया कि इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले सालों में स्पोर्ट्स और स्पेशली हॉकी जो है उसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ने ले ली है। और ब्रेक से पहले आसिफ बाजवा साहब ने जिक्र किया था खान साहब के उस बयान का जो उन्होंने ऑनर तमाम कौम के सामने बात की जब खेलों की हवाले से बात थी। ओलंपिक में पाकिस्तान 29 साल से मेडल से महरूम है। पहले आपको खान साहब की वो बात सुनाते हैं, वज़ीर साहब की, उनका क्या कहना था, फिर आके आसिफ बाजवा साहब से मज़ीद बात करते हैं। मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि, और ख़ास तौर पर माइशत का जो हालात थे और जो फिर उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ़ थी, महंगाई थी, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो चली गई
कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। हमारा दुनिया से मुकाबला हो रहा था, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे होते। अब दुनिया के अंदर जिधर उनके इदारे अच्छे होते हैं वो मुसलसल अपनी स्पोर्ट्स को और कंपेटिटिव करते जा रहे होते हैं, वो नई टेक्निक सोच रहे होते हैं, वो अपने मेरिट को ऊपर लाने के बेहतर तरीके सोच रहे होते हैं। इसका तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उस पर प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद ये इस आखिरी 2 सालों में मैं अब पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम ठीक करेंगे। देखिए, सिस्टम तबाह करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब मैं पूरा अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दूंगा। वज़ीर साहब ने खुद आसिफ बाजवा साहब इस बात का एतराफ़ कर लिया कि ऑब्वियसली मसरूफियत, मुल्क के दीगर मामलात और मसाइल बहुत थे, स्पोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दे पाए। वज़ीर साहब का कभी इंटरव्यू करने का मौका मिला तो उनसे भी ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि उनके क्या प्लान्स हैं। बट बाजवा साहब, 2 मरतबा ओलंपिक मिस हो गया है, अब है 2020 और उसके बाद ऑब्वियसली हम बात करते हैं 2021 और अब बात करें नेक्स्ट ओलंपिक की 3 साल हैं। क्या हम कोई उम्मीद रखें, हॉकी फेडरेशन के पास कोई प्लान है, या हमें पेरिस ओलंपिक के लिए भी दोबारा मायूसी का सामना करना पड़ेगा, उससे क्यों आगे ओलंपिक की बात हो? क्लैरिटी क्या है सर? सीधी सी बात है, हमेशा जो भी हॉकी फेडरेशन आती है, जो भी फेडरेशन होती है, वो पूरे प्लान के साथ आती है। आप प्लान ज़रूर करते हैं, उसकी प्लान की कामयाबी जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन पे होती है, और एग्जीक्यूशन जब करनी हो उसमें जो आउटसाइड के जो फैक्टर्स होते हैं, आउटसाइड फैक्टर्स जो होते हैं, कुदरती फैक्टर्स जो हैं, जैसे अभी कोविड आया हुआ है, अगर ये कोविड हमारी जान नहीं छोड़ता और आने वाले 1-2 साल, तो पाकिस्तान हॉकी क्या दुनिया की पूरी इकॉनमी तबाह हो सकती है। पाकिस्तान की हॉकी, पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के दीगर स्पोर्ट्स पर भी इसका असर पड़ेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दूसरे मुल्कों के भी स्पोर्ट्स पर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड हैं, हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। आप देखें कि दुनिया में पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर रही है, और ट्रैवल एडवाइजरी जो है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए, इंडिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए लगी हुई है, और हमें उन्हें। लेकिन बाजवा साहब, कतई कलामी भारत की टीम भी इसी कोविड की सूरत हाल में, उनकी मेंस वुमेन दोनों टीमें जो है सेमीफाइनल में पहुंची है सर, उनका भी हमारी तरह हाल था, वो भी ओलंपिक से बाहर हुए थे, बट उसके बाद आखिरी पोजीशन भी आई, बट वो सेमीफाइनल में पहुंच गए और इंग्लैंड को हरा दिया। तो सर क्या उनके लिए सेम सूरत हाल नहीं थी? 10 साल से 1.5 अरब रुपया इंडियन गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही है सिर्फ उनकी हाई परफॉर्मेंस पे, सिर्फ उनकी सीनियर दोनों टीमों पे, जो वुमेन और मेन टीम है, 1.5 अरब रुपया, और इसके अलावा 1 अरब रुपए की फंडिंग करती है उनकी हॉकी फेडरेशन मुख्तलिफ स्पॉन्सर से। तो 2.5 अरब रुपया जिस टीम पे साल का लगता हो और वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए, तो ये कोई छम्पे की बात नहीं है। 2008 के ओलंपिक में सर हमारी गवर्नमेंट ने 10 साल में कितने पैसे दिए और हमारी फेडरेशन कोई स्पॉन्सरशिप हासिल कर सकी? जी, 10 साल में जो हमारी गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, मेरे 6 साल में जो टोटल पैसे आए थे लास्ट टेन्योर में, वो 62 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से आया था, 17 करोड़ रुपया हमने स्पॉन्सरशिप इकट्ठी की थी, और तकरीबन 15 करोड़ रुपया हमें पंजाब गवर्नमेंट ने दिया था। और अभी जो मैंने लास्ट देखा है, जो टेन्योर था ये शहबाज का और राना का, इसमें तकरीबन 4-5 सालों में तकरीबन 80 करोड़ रुपया या 90 करोड़ रुपया वो मिला इनको। ये काफ़ी नहीं है, हमें 1 से 1.5 अरब रुपया साल का चाहिए अगर हमने दुनिया से कम्पीट करना है। हॉलैंड जो है वो 15 से 20 मिलियन यूरो खर्चता है एक साल में टीम पे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 15 से 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्चता है। इंडिया जो है वो 2.5 अरब रुपया खर्चता है। तो हम बात करते हैं चंद करोड़ की, चंद लाख की, और उससे फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मेडल जीतेंगे। इस तरह नहीं होने जा रहा। अगर आपका लड़का 25 से 30 मैच साल के नहीं खेलता, अगर हम अपने लड़कों को इंसेंटिव नहीं देते, आप कंपैरिजन करें इंडियन हॉकी प्लेयर का और पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर का, तो शर्म आती है हमें। हम अपने हॉकी प्लेयर्स को क्या दे, इंडियन हॉकी प्लेयर्स की साल का करोड़ों रुपया इंडियन हॉकी फेडरेशन उसको दे रही है, एक प्लेयर को, और इस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी एकेडमीज खुली हुई हैं जो गवर्नमेंट फंडेड कर रही हैं, उड़ीसा में है उनकी, पंजाब में है उनकी, चेन्नई में एकेडमी है, वो तमाम दे आर फंडेड बाय गवर्नमेंट। उनकी फेडरेशन पैसा नहीं लगाती, उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम भी अब कोशिश कर रहे हैं। गफ्फार, ये इतना आसान सफ़र नहीं है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान से अच्छी हॉकी खेलना किसी को नहीं आता। मसला ये है कि हमें वो एक्सपोजर चाहिए, हमें वो सहूलियात चाहिए जो दूसरी टीमों को मुयसर हैं। अगर हमें ये मुयसर आती हैं
और ये जो आपने प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया लोगों को, और जो मैं भी इसका हवाला दे रहा था, अगर ऑनरशिप ले ली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, जो उन्होंने ले ली है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम दूसरी दुनिया से ज़्यादा जल्दी वापस आएंगे और पाकिस्तान आपको खेलता हुआ नजर आएगा, ना सिर्फ खेलता हुआ नजर आएगा बल्कि कहीं पोडियम में भी आपको बड़ी जल्दी नजर आएगा। सर आखिरी सर क्विकली जवाब दीजिएगा, लोग बात करते हैं भारत की, वहाँ पे देखिए उन्होंने फिर लीग भी शुरू की है, उन्होंने उसको कमर्शलाइज भी किया है। हमारे यहाँ ठीक है कोविड तो अब आया ना, आपका टेन्योर आया, बट उससे पहले भी आप ही मौजूद थे, राणा साहब मौजूद थे, शहबाज साहब मौजूद थे, कोई लीग नहीं हो सकी, कोई वो जैसे PSL का स्ट्रक्चर है उस जैसी चीज़ें यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो ताखीर तो सर चीज़ों में हमने की है ना। भारत ने ये कोविड से पहले लीग शुरू करा दी थी, पैसा लीग से भी बहुत आया, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, इंटरनेशनल कोचेज आए, वही PSL वाला मॉडल पूरा हॉकी के अंदर उन्होंने IPL की तरह अप्लाई कर दिया। हमने तो सर कुछ नहीं किया 10 साल में। देखिए, जब आपकी क्रिकेट लीग शुरू हुई थी तो उस वक्त हॉकी लीग के भी एक इसी मेरे ऑफिस में बैठ के जिन लोगों ने क्रिकेट लीग बनाई थी उन्होंने हॉकी लीग भी पैरेलल बनाई थी। इसी ऑफिस में जिस जगह आज मैं बैठा हुआ हूँ यहीं पे पाकिस्तान की क्रिकेट लीग की पूरा फॉर्मेट बना था और हॉकी लीग का भी बना था। ये बात है 2012 की, और जिन लोगों ने बनाई है बेशक आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं, मेरे साथ इस टेबल पर बैठ के वो सारा काम हुआ। लेकिन 2013 में जब रिजीम चेंज हुआ, मैंने ऑफिस छोड़ा, तो उसके बाद शायद उस पर वो जो हासिल नहीं कर सके। आखिरी इन दिनों में हमारी मुकम्मल लीग पे बात हो चुकी थी, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं आया हूँ दोबारा, तो हमने सबसे पहले ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब से जब मैंने मीटिंग की तो उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि हम किसी तरह इस लीग को खड़ा करते हैं। अब जब मैं आया हूँ तो इस पे तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे कि ये कोविड पीरियड में लीग नहीं हो सकती, ठीक है, और हमारे पास इतनी लकी नहीं है क्योंकि आपका पहला इवेंट होना है, आपका पहला स्टार्ट होना है। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुख्तलिफ लीग शुरू होने जा रही हैं। अभी मेरी DG KP के स्पोर्ट्स से बात हुई है, KP के हॉकी लीग शुरू होने जा रही है। मेरी तैमूर भट्टी साहब जो पंजाब के मिनिस्टर हैं उनसे मीटिंग हुई है, वो पंजाब में हॉकी लीग करना चाह रहे हैं। सिंध में जैसे लाहौर कलंदर ने KHA से किया, इसी तरह लाहौर सिंध में लीग कराने की जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, शाह साहब से, उन्होंने काम करवाना चाह रहे हैं। तो पंजाब में भी हो रही है, चीफ मिनिस्टर रोचे साहब बड़े इंटरेस्टेड हैं। तो अभी पायलअप हो रही है बड़ी पॉजिटिवली चीज़ें गफार, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस साल अगर हमें ये कोविड से थोड़ा बहुत भी रिलैक्सेशन मिल गई, कोविड थोड़ा सा हट गया इस अगस्त सितंबर में, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में पाकिस्तान हॉकी लीग शुरू होगी इंशाल्लाह ताला। चलिए आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और कोशिश ये की कि नेशनल स्पोर्ट्स है हमारा, तो वज़ीर साहब ने बात की, आपने सेंट्रल कॉन्टैक्ट अनाउंस किया, उस हवाले से ज़रूर कौम के साथ रखें कि सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या कोई होप भी है। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।